तो यार हमारे कॉन्टेस्ट में एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम था। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम जनरली उतने मुश्किल नहीं होते, बस ये थोड़े नए टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। तो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं, तो यार उसकी एक अप्रोच मैं बताना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम के थ्रू। तो बेसिकली अगर तुम्हारा प्रॉब्लम इंटरेक्टिव नहीं होता तो हमेशा तुम्हें कुछ डेटा सेट मिलता है। मान लो तुम्हें कोई एरे मिलता है या फिर तुम्हें कोई मैट्रिक्स मिलती है, तो इस तरीके का तुम्हें डेटा सेट मिलता है। फिर उसमें तुम्हें क्या ऑपरेशंस करने हैं तुम्हें ये गिवन होता है प्रॉब्लम के अंदर। फिर तुम उस डेटा सेट पे वर्क करते हो और वो ऑपरेशन कंप्यूट करके अपना कुछ आंसर निकालते हो। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में चेंज क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें बहुत एक मिनिमल डेटा सेट गिवन होती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में पहले हम अपना डेटा सेट बनाते हैं। एक बारी हमने डेटा सेट बना लिया तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह बन जाता है इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, और उसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ये जो ई प्रॉब्लम था ये कितना इजी बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम बन जाएगा अभी तुम 5 मिनट के अंदर देख लोगे। तो इस प्रॉब्लम की अगर हम बेसिकली बात करें, इसका सारा कोडिंग पार्ट में मैं डिटेल में समझाऊंगा। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं, वरना हमारा आंसर कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो वो पार्ट हम कोडिंग पार्ट में देख लेंगे। मेन अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो यार अब पर्सन होता है एक, नताशा नाम की एक पर्सन है, उसको मार्स के अंदर, मार्स में जाना है बेसिकली। तो अभी वो अपने रॉकेट के अंदर बैठी हुई है और मार्स तक का कितना डिस्टेंस है उसको ये पता करना है बैठे बैठे अभी। तो वो रॉकेट से हमेशा अपना ये पूछती रहती है क्या मार्स तक जाने का ये डिस्टेंस है। तो रॉकेट उसको 3 तरह की क्वेरीज में जवाब देता है। अगर उसने मान लो वाई डिस्टेंस एज्यूम करा है, जो मार्स तक का डिस्टेंस है बेसिकली तुम्हारा वो 1 से लेके कोई एक गिवन एम है, इसके बीच में ही हो सकता है। यानी कि हमेशा तुम हमेशा कोई भी गैस करोगे तो 1 से लेके एम के बीच में ही करोगे। अगर तुम्हारा गैस सही होता है, यानी कि जो वाई इंटीजर तुमने गैस करा है वही करेक्ट डिस्टेंस है मार्स तक का, तो रॉकेट तुम्हें क्या आउटपुट देता है, वो जीरो आउटपुट देता है। अगर तुम्हारा जो बताया हुआ डिस्टेंस है ज़्यादा होता है करेक्ट डिस्टेंस से, तो रॉकेट तुम्हें -1 आउटपुट देता है। अगर तुम्हारा बताया हुआ डिस्टेंस कम होता है करेक्ट आंसर से, तो रॉकेट तुम्हें 1 आंसर देता है। तो अगर हमें सिंपली इस पे बाइनरी सर्च लगाना होता तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम हो जाता कि हमारा डिजायर्ड आंसर आ गया तो हम क्विट कर जाते। नहीं आता तो यार हमें पता है कि कब हमारा आंसर छोटा है तो उसमें रेंज हम वैसे शिफ्ट करते, कब हमारा आंसर बड़ा है तो उसमें रेंज हम वैसे शिफ्ट करते। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक ट्विस्ट है। अब हमारा रॉकेट हो गया है ख़राब, तो कभी कभी ये रॉकेट हमारा झूठ बोलता है। तो यानी कि अगर हमारा रिजल्ट मान लो कोई टी आता, तो रॉकेट अगर कभी भी झूठ बोलेगा तो उस टी वैल्यू का वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा तुम्हें। तो अब अगर हमारा -1 कभी आता है तो हमें अब ये नहीं पता कि ये -1 है या +1 है। और कभी +1 आता है तो ये नहीं पता ये +1 है या -1 है, क्योंकि ये अगर रॉकेट झूठ बोल रहा है तो 1 का ये -1 हो जाएगा और -1 का ये +1 हो जाएगा। तो इस केस में हमें अब नहीं पता चल रहा कि बाइनरी सर्च में हम अपनी वैल्यू को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ज़ीरो वाली कंडीशन तो अभी भी ट्रू ही रहेगी कि ज़ीरो जैसे आ जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम में तुम्हें एक चीज़ और दी गई है जो बेसिकली हिंट है कि तुम डेटा सेट अपना कैसे बना सकते हो। तो उसमें बोला है कि रॉकेट एक सीक्वेंस में ही अपनी क्वेरीज का जवाब देता है। कि मान लो एक बाइनरी सीक्वेंस है तुम्हारी पी लेंथ की, और उस बाइनरी सीक्वेंस में 101010 दे रखा है। पोजीशनिंग इसकी मान लो मैं 1 से पी तक करता हूँ। तो अगर उस सीक्वेंस में पर्टिकुलर पोजीशन पे ith पोजीशन पे हमारा 1 है, तो ith क्वेरी का जवाब रॉकेट हमेशा सच देगा, कि यानी कि जो उसने आउटपुट करा है वही हमारा करेक्ट रिजल्ट है। अगर उस क्वेरी में ith पोजीशन पे हमारा 0 पड़ा है स्ट्रिंग में, तो यानी कि रॉकेट ने झूठ बोला है। तो हमें बस पी लेंथ पता है, स्टार्टिंग में हमें बस ये पता है कि एक पी लेंथ है और रॉकेट की ये स्ट्रिंग है। और क्वेरीज जब भी हम करते हैं, मान लो फर्स्ट क्वेरी से स्टार्ट हुए, यानी कि फर्स्ट पहला एलिमेंट देखेगा सीक्वेंस के अंदर क्या है, अगर वो ट्रू होगी 1 होगी तो वो सही जवाब देगा, 0 होगी तो गलत जवाब देगा। फिर सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे। अगर हम nth पे चले जाते हैं, यानी कि जो टोटल साइज है हमारी सीक्वेंस की, वहाँ पे चले जाते हैं, तो दोबारा ये 1 से स्टार्ट करेगा, 2 से 3 से ऐसे स्टार्ट करता है। तो इस केस में अगर किसी तरीके से हमें ये सीक्वेंस पता लग जाए तो हमें यार हर एक क्वेरी का जवाब पता होगा कि क्या होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस में वहाँ पे 1 होगा तो रॉकेट ने जो जवाब हमें दिया है हमारा वही आंसर होगा। अगर वहाँ पे सीक्वेंस में 0 होगा तो रॉकेट ने जो जवाब दिया है हम उसको
रिवर्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस पार्ट का। तो इस प्रॉब्लम में सारा खेल क्या था कि यार हमें ये जो डेटा सेट है, ये जो पी का सीक्वेंस है, ये हम कैसे ऑब्टेन कर सकते थे इंटरेक्शन के थ्रू। हमें इंटरेक्शन में क्या पूछना है, हमेशा एक डिस्टेंस हम बताएंगे। रॉकेट 3 तरह का जवाब देगा, 0 देगा अगर वो डिस्टेंस करेक्ट होगा, 1 देगा अगर वो डिस्टेंस करेक्ट से बड़ा होगा, -1 देगा अगर वो डिस्टेंस करेक्ट से छोटा होगा। तो कैसे हम अपना ये पी सेट बना सकते हैं। तुम ये जो क्वेरीज सारी पूछ रहे हो, ये हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 ही पूछ सकते हैं। तो यार ई प्रॉब्लम की मैं बात करूँ कि मान लो मेरा पी सेट कुछ इस तरीके से है, तो मैंने कहा कि आउटपुट कब करेक्ट होगा, जब यहाँ पे 1 आएगा। और मेरा 1 0 के फॉर्म में था, लेकिन मैं इसको 0 की जगह मैं -1 ही रिप्रेजेंट करता हूँ कि मेरा इनकरेक्ट आउटपुट की जगह क्या होगा, -1 होगा। तो P के अंदर कभी भी मेरा -1 होगा, तो यानी कि हमें रिवर्स करना है, जो मेरा आउटपुट रॉकेट ने दिया है उसको रिवर्स करना है। किसी तरह अगर हमें ये P सीक्वेंस पता चल जाती है, तो फिर आगे की प्रॉब्लम हमारी सिंपली बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार अगर हमारा एज्यूम आंसर बड़ा है तो अपनी रेंज को कम कर दो, अगर एज्यूम आंसर छोटा है तो अपनी रेंज को बढ़ा दो। तो पी सीक्वेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं कोडिंग पार्ट में। तो मैंने एक m बना दिया और एक n बना दिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस मार्स से कितना हो सकता है, ये इनपुट ले लिया। मैक्सिमम साइज हमारे सीक्वेंस की क्या हो सकती है, n, वो इनपुट ले लिया। p वेक्टर बना लिया जिसमें हम अपना पहले सीक्वेंस बिल्ड करेंगे क्वेरी पूछ पूछ के। तो p का साइज तुम्हें दे रखा था यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 हो सकता है। और तुम्हें ये दे रखा था कि तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 क्वेरीज पूछ सकते हो। तो यानी कि अगर हम उन 60 क्वेरीज में से 30 क्वेरीज अपने पी को बिल्ड करने में भी लगा दें, तब भी हमारे पास 30 क्वेरीज बच जाती हैं। हमारा m का साइज था 10⁹, तो बाइनरी सर्च अगर हम लगाते हैं 10⁹ में तो log n होता है। log n करेंगे तो यार 9 क्वेरीज आती है मैक्स टू मैक्स, यानी कि 30 से तो बहुत ही कम है। तो यानी कि बाइनरी सर्च आराम से 30 के अंदर हम पता लगा सकते हैं हमारा करेक्ट डिस्टेंस क्या है। तो हम 30 क्वेरी स्टार्टिंग की किस में लगा देंगे, अपने पी सीक्वेंस को फाइंड करने में। तो यार पी सीक्वेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं हर बारी एक ही क्वेरी प्रिंट करवाऊंगा, मैं 1 प्रिंट करवाऊंगा। कि मैं कहता हूं कि मार्स से मेरा डिस्टेंस 1 है, तो इसमें 3 केस ही हो सकते हैं। अगर मेरा मार्स से रियली में डिस्टेंस 1 है, तो मेरा जो इनपुट मेरे को लेना होगा, पहला मेरे को आउटपुट करवाना होगा। क्वेरी को मेरे को पूछने के लिए इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में पहले आउटपुट करवाना पड़ता है, फिर उस आउटपुट को फ्लश करना पड़ता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में हम जो भी आउटपुट जनरेट करते हैं तो कोड पहले पूरा कंपाइल होता है, उसके बाद एक साथ आउटपुट फ्लश होता है। लेकिन इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में खासकर ये लाइन लिखी होती है कि हमेशा अपने आउटपुट को फ्लश करवाना चाहिए, वरना वो मेमोरी में ही रह जाएगा और वो क्वेरी नहीं पूछेगा। तो C++ की ये चीज़ यूज़ होती है, जावा वगैरह के लिए प्रॉब्लम में ही दे रखी होती है, तुम वहाँ से पढ़ लेना। अगर तुम मेन के अंदर बनाते हो अपना इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, तो cout.flush ही चलता है, flush std out नहीं चलेगा, एरर दे देगा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर तुम किसी फंक्शन के अंदर ऐसी इंटरेक्टिव चीज़ बनाते हो तो उसके अंदर flash तुम्हारा चल जाएगा, flush cout std cout चल जाएगा, इसमें लेकिन नहीं चलेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक तरह की क्वेरी ही हमेशा हम आउटपुट करेंगे कि 1 आउटपुट करेंगे। तो इस क्वेरी के रिलेटिव उसने क्या आंसर दिया है, तो हम एक रीड वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। हम हमेशा उसका जो आंसर है, कंप्यूटर का जो आंसर है, उस रीड वेरिएबल में लेंगे। तो यानी कि अब हम जो आउटपुट करेंगे, एक तरह से वो हमने क्वेश्चन पूछा और फिर उसके जवाब में जो हमारा इनपुट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारा रीड इक्वल्स टू 0 होता है, कि मान लो मार्स से रियली में 1 ही डिस्टेंस था, तो यार हमारा जॉब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि हमने 0 आ गया तो हमने रिटर्न 0 करवा दिया कि काम ख़त्म हो गया। हमने 1 प्रिंट करवाना है। हमें अपने इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में तब तक क्वेरीज पूछते जानी है जब तक हमारा 0 इनपुट में नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा 0 इनपुट में आ जाता है, हम रिटर्न 0 करवा देंगे। ये सेकंड कंडीशन किस लिए, हम ये बाद में देखेंगे। अगर मान लो मेरा 1 नहीं आता है, कि मेरा डिस्टेंस 1 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा डिस्टेंस 1 से बड़ा होगा। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी हम मार्स पे पहुंचे नहीं हैं। तो 1 से बड़े होने के केस में हमेशा मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर करेक्ट आउटपुट होगा तो वो 1 आना चाहिए। तो अगर कभी भी 1 क्वेरी के लिए मेरा आउटपुट 1 आता है, तो P ऑफ I उस केस में क्या होगा, 1 होगा।
और अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए मेरा आउटपुट -1 आ जाता है तो हमें पता है ये इनकरेक्ट है, तो P ऑफ I मैंने उसमें क्या कर दिया, -1 स्टोर कर दिया। जीरो के बजाय -1 स्टोर करना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आगे देखेंगे हम क्यों। तो हमने ऐसे करके पहले अपना क्या करा, 0 से लेके n लेंथ का जो हमारा p था वो बिल्ड कर लिया, क्योंकि 1 के लिए हमें आंसर पहले से पता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 और 1 को छोड़ के अगर कुछ भी होगा तो यानी कि वो इनकरेक्ट है, सीक्वेंस में वो वाली बिट हमारी 0 है। तो इस तरीके से हमने p अपना पूरा बिल्ड कर लिया। हमने फिर आंसर 1 के लिए तो चेक कर लिया है, तो 1 से तो अब बड़ा ही होगा अगर हमारा डिस्टेंस आया है, तो 2 से स्टार्ट करा। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, m। हमारा जो p वाला सीक्वेंस है उसमें आइटरेट करने के लिए एक इंडेक्स नाम करके वेरिएबल बना लिया कि अब हम इस सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे कि इस सीक्वेंस का IDX इंडेक्स पे अगर हमारा 1 पड़ा होगा तो यानी कि क्वेरी हमारी सही है, अगर -1 पड़ा होगा तो क्वेरी हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। बाकी सारा सिंपल बाइनरी सर्च है। तो हमने एक मिडल वैल्यू निकाली, हमने मिडल आउटपुट करवाया। तो इस मिडल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या इनपुट मिलता है, 0, 1 या -1, तो हम वो देखते हैं। अगर हमें 0 आउटपुट मिला तो हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर है, मिडल हमारा आंसर है, यहीं पे हम रिटर्न 0 करवा देते हैं। लेकिन अगर हमें 0 आंसर नहीं मिला तो हम जो आंसर में हमें मिला है उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि p की ये जो बिट है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मान लो कि p की ये बिट 1 होती तो 1 को अगर हम अपने इनपुट से जो हमें रॉकेट से मिला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट मिला है हमें उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 के केस में वो सच बोल रहा है तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं लाना है। लेकिन मान लो अगर इस इंडेक्स पे p में उस सीक्वेंस में -1 पड़ा था, यानी कि रॉकेट झूठ बोल रहा है, तो जो भी हमारा रीड इनपुट में आया होगा वो हमारा रिवर्स हो जाएगा और रीड के अंदर अब जो करेक्ट आंसर है वही पड़ा होगा। यही मूव सबसे मेन था इस प्रॉब्लम में। बाकी तो सारा बहुत इजी बाइनरी सर्च है कि अगर हमारा रीड इक्वल्स टू 1 है तो हम मिड को +1 कर देंगे, अगर -1 है तो मिड को -1 कर देंगे और इंडेक्स हम बढ़ाते जाएंगे। इंडेक्स मॉड्यूलो n करेंगे तो ये हमेशा हमेशा रेंज के अंदर ही होगा, जैसे ही n तक रीच करेगा वो दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती एक बारी अगर हमने वो डेटा सेट, वो जो p था हमारा, वो बिल्ड कर लिया होता। आई होप सबको ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम भी समझ आ गया होगा। अगर इंटरेक्टिव प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस करनी है तो तुम हमारे वेबसाइट codedigger.tech से प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे इंटरेक्टिव प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।